तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में कि फलन क्या होता है, फलन का प्रांत क्या होता है और फलन का परिसर क्या होता है और फलन का सह प्रांत क्या होता है और उसका फलन का ग्राफ कैसे बनाते हैं और कुछ बेसिक फंक्शन और उसके ग्राफ बनाना हमने आपको बताया था। आई होप कि आप लोगों ने इसको देख लिया होगा और आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको एक्सरसाइज 2.3 को सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले क्या करेंगे, जितना हमने आपको बेसिक पढ़ाया हुआ है उसको 1 से 2 बार उसको रिवाइज करेंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखते हैं एक्सरसाइज 2.3। तो क्वेश्चन 1 देखिए। तो क्वेश्चन 1 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्या दिया है। तो सबसे पहले क्या करिए, क्वेश्चन को पढ़िए कि आपको क्वेश्चन में क्या करना है। क्या करते हो आप लोग, डायरेक्ट उसको सॉल्व करना शुरू कर देते, लेकिन क्वेश्चन को नहीं समझते हो। पहले देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, तो उसके बाद में क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पर देखिए कि यहाँ आपको दिया है कि निम्नलिखित संबंधों में से कौन से फलन है। यहाँ आपको संबंध दिए हैं, क्या है, यहाँ आपको संबंध दिए हैं और बताया है कि इनमें से कौन से संबंध फलन है। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि एक संबंध फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। यहाँ पर आपको 3 संबंध दिए हैं और यहाँ पर आपको से पूछा गया है कि इन तीनों संबंधों में से कौन सा फलन है, उनका कारण उल्लेख कीजिए। यदि संबंध हो, यदि क्या होना चाहिए, फलन होता है तो उसका क्या करना है, आपको परिसर फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन 1 क्या है, यहाँ हम लिख लेते हैं, आपके पास है, यहाँ से लिख देते हैं। क्वेश्चन है आपके पास 1, पहला पार्ट देखिए इसका, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। पहला पार्ट आपको दिया है कि 2,1, 5,1, 8,1, इसको हम मान लेते हैं R1। ठीक है ना, तो यह कि 2,1 और यहाँ से कि 5,1 और यहाँ से 8,1 और दिया है आपके पास 11,1, 14,1, 11,1 और 14,1 और 17,1। ठीक, ये आपको यहाँ पर इतना दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ आपको ये फाइंड करना है कि आपको संबंध दिया है, ये फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम फंक्शन की, यहाँ हम दोबारा से उसको समझ लेते हैं कि फंक्शन कैसे होता है। कि हम क्या करते थे, जो आपने संबंध पढ़ रखा हुआ है उसी से ही हम क्या बनाए थे, फलन बनाए थे। ठीक है, तो संबंध में ही कुछ कंडीशनें डाल दी जाती हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, फंक्शन बन जाता है। तो वो कंडीशन क्या है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। जैसे आप संबंध बनाते थे कुछ इस तरीके समझिए, इस तरीके से एक हमने ये ले लिया और एक हमने एक दूसरा ये ले लिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको नाम दे देते हैं। इसको नाम हम ए दे दिए, इसको नाम हम बी दे दिए। ठीक, ए से बी पर एक संबंध बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से ए में हम कोई सदस्य ले लेते हैं या फिर कहिए हम यहाँ से एलिमेंट ले लेते हैं। तो ए में हम ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ से ले लिया 1 और यहाँ से 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब यहाँ से बी में हम कुछ सदस्य ले लेते हैं, सपोज कि हमने यहाँ से ले लिया यहाँ से हम ले लेते हैं कि 8 और 10 और यहाँ से 12 और ये हमने यहाँ से 14 और यहाँ से हमने ले लिया 16। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको इससे संबंध कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं और इसको हम इससे कर देते हैं, इसको हम इससे कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं और इसको हम किसी से नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एक संबंध है। ठीक है, तो बस क्या होना चाहिए, वो आर नियम का पालन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ का एक अवयव बी के 2 अवयव के साथ संबंधित है और फलन में हमने आपको क्या बताया था कि समुच्चय ए का एक अवयव बी के 2 अवयव के साथ संबंधित नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो इसको हम जब क्या करेंगे, फंक्शन बनाने जाएंगे, फलन बनाने जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन कि यहाँ का एक अवयव बी के 2 अवयव के साथ संबंधित है, ये आपको कंडीशन यहाँ से हटानी पड़ेगी, तब वो फंक्शन बनेगा। और दूसरी कंडीशन हमने क्या बताई थी कि दूसरी कंडीशन हमने आपको बताई थी कि समुच्चय ए का कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी समुच्चय ए के सभी अवयवों की किसी न किसी के साथ इमेज होनी चाहिए, प्रतिबिंब होनी चाहिए, किसी न किसी के साथ संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो यदि इन दोनों कंडीशन को जो भी संबंध फॉलो करता होगा तो वो एक फलन होगा। हमने क्या कहा कि यहाँ का एक अवयव बी के 2 अवयव के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के
किन्हीं ना किसी अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। ठीक, ये दोनों कंडीशन जो भी संबंध फॉलो करता होगा वो एक संबंध होगा। तो इसको हम क्या बनाने जाएंगे, फंक्शन बनाने जाएंगे। क्या बनाने जाएंगे, फंक्शन। इसको हम क्या बनाने जा रहे हैं, फलन। तो किस तरीके से फलन बनाएंगे, यहाँ से इस कंडीशन को हटा देना। तो किस तरीके से हटाएंगे, देखिए ये हमने ले लिया, हमने यहाँ 1 2 3 4 और 5 और यहाँ से 8 10 12 14 और 16, इसको हम इससे संबंधित कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, इसको इससे कर देते हैं, फिर हम इसको इससे कर देते हैं और हम इसको इससे कर देते हैं। ठीक है, अभी आप कंफ्यूज नहीं होना। पहली कंडीशन क्या थी कि समुच्च ए का, ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी से, ए से बी पर संबंध है, इसको हम क्या बना रहे थे, फलन बना रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ का एक अवयव बी के दो अवयव के साथ संबंधित आपको दिख रहा है, नहीं है कि यहाँ का एक अवयव बी के दो अवयव के साथ संबंधित नहीं है। पहली कंडीशन यहाँ फॉलो होती है। और क्या है कि यहाँ का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। ठीक है, यहाँ का प्रत्येक अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित है, लेकिन यहाँ का से कि समुच्च ए के दो अवयव बी के एक अवयव के साथ संबंधित हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपके पास क्या बन गया, फंक्शन बन जाएगा। तो ये एक फलन होगा। और कि यहाँ पर जो भी इस संबंध को प्रदर्शित करता होगा वो एक फलन क्या नहीं होगा। ठीक, तो आपको फलन यहाँ पर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं कि क्वेश्चन के ऊपर, और यहाँ समझिए इसको हम यहाँ से क्या लिखने जाएं, रोस्टर रूम में। ये आपको ऊपर रोस्टर रूम में लेंगे, यहाँ आपको पहचानना पड़ेगा कि ये संबंध फलन है कि नहीं है। इसको हम लिख लेते हैं एक बार रोस्टर विधि में। तो रोस्टर विधि में आप कैसे लिखेंगे, तो यहाँ समझिए, यहाँ हम लिख देते हैं रोस्टर विधि में। ये आपके पास 1 8 के साथ संबंध है, फिर 2 आपके पास 10 के साथ संबंध है, फिर 3 आपके पास 3 10 के साथ संबंध है, फिर 4 है वो आपके पास 4 12 के साथ संबंध है, फिर 5 है वो 5 भी किसके साथ संबंध है, 12 के साथ संबंध है। इसको हमने रोस्टर रूम में लिख दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको लिखने जाएं रोस्टर विधि में, तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसको हम लिखने जाएं, 1 है आपके पास, 1 8 के साथ संबंध है, फिर 2 है वो 10 के साथ संबंध है, फिर 2 है फिर 12 के साथ संबंध है, फिर 3 है वो 8 के साथ संबंध है, फिर आपके पास 4 है 14 के साथ संबंध है, और ये आगे आपके पास ये रोस्टर विधि में हमने लिख लिया। तो यहाँ पर हमने इसको फलन फंक्शन क्यों नहीं बोला, तो यहाँ का प्रथम अवयव यानी 2 की इमेज 10 है, फिर 2 की इमेज क्या है, 12 है। तो इस तरीके से आपको कहीं पर भी यहाँ 2 हो यानी प्रथम अवयव यहाँ पर भी 2 हो, इस तरीके से आपको कंडीशन मिले, यानी प्रथम अवयव यहाँ पर भी 2 है, फिर आपको दूसरे क्रमित होंगे यहाँ पर भी मिले, तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक, इस तरीके से पहचान सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, तो ये सभी क्या है, भिन्न भिन्न है, तो ये एक फंक्शन होगा। ठीक, इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या दिया है उसको यहाँ समझते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में आप बता ही सकते हैं कि ये फलन है कि नहीं है। ठीक, क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में अब देखिए कि 2 है 1 के साथ संबंध है, इसको हम इस तरीके से बनाने जाएं डायग्राम। ये 2 है, फिर आपके पास 5, फिर 8, फिर 11, फिर 14, फिर 17, यहाँ पर 1 1 1 1 ये बनी ही है। ठीक, इसमें क्या है, 1 है। ठीक है, तो देखिए ये इसके साथ संबंध है, ये भी इसके साथ 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 है। तो क्या होना चाहिए कि यहाँ पर ए के सभी अवयव किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ समुच्च ए के इसको नाम ए दे दो, इसको नाम बी दे दिए। ठीक है, तो देखिए समुच्च ए के सभी अवयव बी के किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित है। ठीक, पहली कंडीशन फॉलो होती है। अब दूसरी कंडीशन क्या थी यहाँ पर कि समुच्च ए का एक अवयव बी के दो अवयव के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए, तो इसमें दूसरा अवयव है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक क्या है, फंक्शन है, क्या है, एक ये फलन है। ठीक,
तो ये आपको समझ में आया। अब देखिए क्वेश्चन टू में क्या है उसको पढ़िए। उसमें आप बता ही सकते हैं, इतना तो आपको आ गया होगा। 2 में है, क्वेश्चन 2 है आपके पास, यहाँ पर दिया है, इसको हम नाम दे देते हैं R2। यहाँ आपके पास है कि 2,1 4, सॉरी इसमें आपको क्या बताया था कि यदि ये फंक्शन है तो इसका प्रांत क्या होगा। ठीक, आगे यही दिया है ना, यदि ये फलन है तो उसका परिसर निर्धारित कीजिए। तो भैया परिसर क्या होगा, ये आपके पास इसमें क्या था 2 और यहाँ से 5 और 8 11 और ये 14 और इसमें क्या था आपके पास केवल 1 था, तो उसका परिसर क्या होगा, इसका परिसर केवल 1 ही होगा। समझिए क्वेश्चन 2 में आप उसको आप खुद से भी लगा सकते हैं, क्वेश्चन 2 में भी कुछ भी नहीं है। तो आप बताइए क्वेश्चन 2 में क्या है, फंक्शन ये कि जो आपके पास संबंध दिया है वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक, तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर आंसर दीजिए कि ये फंक्शन है कि नहीं है। तो देखिए इसको हम नाम दे देते हैं R2। आपके पास यहाँ है 2,1 4,2, यहाँ आपके पास है 2,1 4,2 और दिया है 6,3 6,3 और आपके पास है 8,4 8,4 और दिया है 10,5 और दिया है 12,6 और ये आपके पास है 14,7। ठीक है, अब देखिए ये संबंध है कि नहीं है, तो चेक कर लो। यहाँ पर आपके पास 2 4 6 8 10 12 यानी 14 यानी प्रथम अवयव सभी क्या हैं, भिन्न भिन्न है। तो इसको आप कह सकते हैं तो ये क्या है, एक संबंध है। इस तरीके से आप इसको भी बना लो। यहाँ 2 है 4 है 6 है और 8 है 10 है 12 है और 14 है। ठीक है, 2 किसके साथ संबंध है, 1 के साथ। 4 किसके साथ संबंध है, 2 के साथ। 6 किसके साथ संबंध है, 3 के साथ। 8 किसके साथ संबंध है, 4 के साथ। 10 किसके साथ संबंध है, 5 के साथ। 12 किसके साथ संबंध है, 6 के साथ। और 14 किसके साथ संबंध है, 7 के साथ। ठीक है, तो आपने इससे बना लिया। तो कंडीशन क्या थी पहली कि समुच्चय का प्रत्येक कोई भी अवयव छूटना नहीं चाहिए, यानी किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित होना चाहिए। तो भैया देखो सभी के साथ संबंधित है। ठीक, दूसरी कंडीशन क्या थी कि यहाँ का एक अवयव बी के 2 अवयव के साथ संबंधित नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ का एक अवयव बी के 2 अवयव के साथ संबंध नहीं है, तो ये क्या है, एक फंक्शन है। क्या है, एक ये फलन है। तो भैया फलन है तो आपको आगे ही पूछा था, जब ये फलन है तो उसका क्या करिए आप परिसर निकालिए। परिसर यानी कि प्रांत के अवयव की कहाँ से कहाँ तक पहुँच है। ठीक है ना, तो आप लिख दोगे कि यहाँ 1,2 इनका एक समुच्चय बना दो, तो अभी आपके पास क्या बन जाएगा, इसका प्रांत क्या बन जाएगा, परिसर। क्या बन जाएगा, ये आपके पास क्या होगा, इसका परिसर होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर आपको पूछा नहीं है क्वेश्चन में, इसमें केवल परिसर ही पूछा है। मैं आपसे पूछूँ इसका सह प्रांत क्या होगा, तो आप बता पाएंगे। सिंपल है, सह प्रांत क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा ये सेट बी हो जाएगा। ठीक, तो इसका हम आपसे पूछ रहे हैं तो इसका सह प्रांत क्या होगा, पूरा का पूरा सेट बी होगा। जो परिसर होगा वही इसका सह प्रांत हो जाएगा। और हमने आपको बेस में भी पढ़ाया है कि परिसर उपसमुच्चय होता है किसका, सह प्रांत का, सह प्रांत का। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं इससे आपसे पूछूं इसका आप क्या बताइए, प्रांत बताइए, तो आप प्रांत बता पाएंगे। सिंपल है, इसका प्रांत क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सेट ए। आपको कंडीशन क्या थी, फलन पढ़ाया था जब आपको फंक्शन पढ़ाया था कि उसका प्रांत क्या हो जाए, पूरा का पूरा सेट हो जाए, सेट ए हो जाए। यानी डोमेन फंक्शन के लिए पूरा का पूरा क्या हो जाए, सेट ए हो जाए। ठीक, अब आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट आप तो आंख बंद करके भी बता सकते हैं तो ये जो आपको पास संबंध दिया है वो फंक्शन है कि नहीं है। देखिए क्या दिया है, आप बताएं। तो भैया देखो सामने दिख रहा है 1 की प्रतिबिंब 3 है, 1 का प्रतिबिंब 5 है, फिर 2 का प्रतिबिंब क्या है, 5 है। देखो ये आपके पास कि 1 का प्रतिबिंब 3 है, फिर आपके पास दिया है कि 1 का प्रतिबिंब आपके पास 5 है, फिर आपके पास दिया है कि 2 का प्रतिबिंब क्या है, यहाँ पर 5 है। ठीक है ना, तो इसको आप बनाने जाएंगे, बना लो 1, फिर यहाँ पर आपके पास 1, फिर ऑलरेडी 1, ये आपके पास 2, ये आपके पास 3 और ये आपके पास यही है ना 5, ये आपके पास 5 है। ठीक है, तो
तो अब देखिए 1 का प्रतिबिंब 3 है, फिर 1 का प्रतिबिंब 5 है, फिर 2 का प्रतिबिंब आपके पास कितना है 5 है। तो अब देखिए पहली कंडीशन तो फॉलो होती है कि प्रत्येक अवयव किसी न किसी अवयव के साथ संबंधित होने चाहिए, लेकिन ये क्या है, समुच्चय ए का अवयव बी के 2 अवयव के साथ संबंधित है, तो ये कंडीशन यहाँ फॉलो नहीं हो रही है, तो ये एक फलन नहीं होगा। ठीक, जब फलन नहीं है तो इसका हम प्रांत निकाल कर क्या करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन टू को पढ़िए कि क्वेश्चन 2 में क्या करना है। तो क्वेश्चन 2 बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, इसको बड़ा प्यार से हम लगाएंगे उसको। ठीक है, तो भाई देखिए क्वेश्चन 2 में भाई बड़ा लिख जाता है। अब देखिए क्वेश्चन 2, यहाँ से क्वेश्चन 2 देखिए क्वेश्चन 2 में क्या करना है। तो क्वेश्चन 2 में आपको दिया है कि निम्नलिखित वास्तविक फलनों के प्रांत तथा प्रसर निकालिए। ये आपके पास क्या है, वास्तविक फलन है। ठीक है, तो वास्तविक फलनों के प्रांत तथा प्रसर निकालिए। तो वास्तविक फलन क्या होता है, इसको हम और समझ लेते हैं कि वास्तविक फलन यानी x के हम जो भी मान रखें, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र चर के जो भी हम मान रखें यदि प्रत्येक चर भी वास्तविक मान आता है तो वो एक वास्तविक फलन होगा। हमने क्या कहा कि यदि हम x के अपनी इच्छा अनुसार वास्तविक मान रखते हैं, कोई भी वास्तविक मान रखते हैं, यदि y का भी वास्तविक मान आता है तो वो एक क्या होगा, वास्तविक फलन होगा। ठीक, तो भाई यहाँ से पहला लीजिए, पहला है, आप देखिए इसका पहला पार्ट क्या दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का मॉड एक्स। ठीक है, तो यहाँ इसको हम समझते हैं। जैसे आप जानते हैं कि मॉड की परिभाषा क्या होती है, हमने आपको बेसिक बताया है कि मॉड के अंदर माइनस का एक्स जब एक्स इज लेस देन 0, ठीक, तो और ये प्लस का एक्स जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, जब x का मान 0 से कम होगा तब माइनस एक्स, जब x का मान क्या होगा 0 के बराबर 0 से बड़ा होगा तो आपके पास क्या आ जाए प्लस का x। यानी जब आप यहाँ रखोगे क्या, मॉड के अंदर कोई भी संख्या रखते हैं माइनस के 2 तो आपके पास क्या आएगा 2, माइनस का 3 रखते हैं तो आपके पास क्या आएगा 3, यदि हम 3 रखते हैं तो भी आपके पास क्या आएगा 3 आएगा। ठीक है ना, जब आप x का मान 0 से कम रखो, जब आप x का मान 0 से कम रखेंगे, सपोज हमने यहाँ रख दिया माइनस का 1, तो जब आप माइनस का 1 दिया आपके माइनस का 1 तो आपके पास क्या आएगा 1। जब आप रखोगे माइनस का 2 तो आपके पास क्या आएगा, माइनस का चली जाए तो आपके पास क्या बनेगा, प्लस का 2 ही बनेगा। जब यहाँ रखोगे एक्स का मान 0 से बड़ा तो आपके पास 1 रखोगे 1 आएगा, 2 रखोगे 2 आएगा। तो यानी मोड के अंदर जो भी संख्या ऋणात्मक रखते हैं तो वो भी क्या आ जाती हैं, प्लस की हो जाती हैं। ठीक, तो ये मोड की ये परिभाषा है। अब देखिए यहाँ आपके पास है ये आपके पास किसका था, ये मोड के लिए था, किसके लिए था, ये मोड एक्स के लिए। ठीक, अब यहाँ पर आपके पास बाहर लगा है माइनस, तो आप क्या करो, एक काम और कर लो, यहाँ से ये आपके पास माइनस तो हम माइनस लगा देते हैं। ठीक, माइनस था तो हमने यहाँ से माइनस लगा दिया। ठीक है, अब इसको ये परिवर्तित हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ एफ एक्स इक्वल टू, यहाँ से इस तरीके से कि एफ एक्स इज इक्वल टू मोड के अंदर एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या बन जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये आपके पास एक्स बन जाएगा और ये आपके पास माइनस का एक्स, एक्स इज लेस देन 0, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आपको बताया कि प्रांत तथा प्रसर ज्ञात कीजिए। जब आप यहाँ पर x का मान यहाँ पर क्या रखोगे, x का मान 0 से कम रखोगे, जब x का मान 0 से कम रखोगे तो आपके पास क्या आएगा, उसका क्या आएगा, ऋणात्मक संख्या आएगी। जब आप x का मान 0 से बड़ा रखोगे, जब आप x का मान 0 से बड़ा रखोगे तो भी आपके पास क्या आएगी, ऋणात्मक संख्या आएगी। यानी आप x का कोई भी वास्तविक मान रखेंगे, जो भी आपके पास x का आप जो भी वास्तविक मान रखेंगे तो आपके पास क्या आएगी, ऋणात्मक वास्तविक संख्या आएगी। नहीं आया आपको, यहाँ आप कोई भी वास्तविक संख्या रखो, यहाँ इस तरीके से ना लेकर हम इस आगे बनाते हैं, हम इसको इस तरीके से बनाते हैं, समझिए। यहाँ पर आप कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, आप कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, जब आप x का मान 0 से कम रखेंगे तो आपको ऋणात्मक संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर आप कोई भी संख्या रखिए, वास्तविक संख्या, लेकिन आपके पास क्या आएगी, ऋणात्मक संख्या आएगी। ठीक, तो आप देखिए इसका प्रांत क्या होगा,
तो प्रांत क्या है, जो अपनी इच्छा से कोई भी वास्तविक संख्या रख रहे हैं ठीक। तो आपके पास इसका प्रांत क्या हो जाएगा, कोई भी वास्तविक संख्या रखिए और जो भी आप वास्तविक संख्या रखेंगे वो आपको क्या मिलेगी, हमेशा ऋणात्मक संख्या मिलेगी, या मिलने क्या मिलेगी, या फिर कहिए ऋणात्मक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। यहाँ पर रखिए एक्स का मान 0 से कम रखिए तो आप 0 से कम रखेंगे -1 -2 -3 -4 मिलेगा। जब आप यहाँ पर एक्स का मान 0 से बड़ा रखेंगे, 0 से यहाँ देखिए इस तरीके 0 यहाँ 1 2 3 प्लस का, ये प्लस का है, ये इधर माइनस का -2 -3 -4 यहाँ आप रखोगे माइनस का 0 से कम रखा तो -1 तो भी आपके पास ऋणात्मक संख्या आएगी। जब आप यहाँ रखोगे 0 से बड़ा रखोगे, 0 से बड़ा रखोगे तो आपके यहाँ रखोगे 1 तो ये आपके पास -1 तो हमेशा आपको क्या मिल रही है, ऋणात्मक संख्या मिल रही है। तो इसका हम बात करें कि इसके परिसर की, तो इसके परिसर की यानी ऋणात्मक वास्तविक संख्या ठीक। तो आपको इतना समझ में आएगा कि इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसका प्रांत सभी वास्तविक संख्याएं और इसका परिसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं ठीक। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और या करके, या -∞ से लेकर 0 तक ठीक है। तो इसके बीच की संख्याएं, तो इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा ठीक। इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, कि सेकंड पार्ट क्या है उसको आप समझिए। भाई सेकंड पार्ट क्या है उसको आप देखिए कि उसमें क्या करना है। सेकंड पार्ट आइए क्या है उसमें, यहाँ आपके पास है सेकंड, यहाँ आपको दिया है कि f(x) √√ के अंदर 9 माइनस का x², कि f(x) √√ के अंदर 9 माइनस का x² ठीक। ये आपको यहाँ पर इतना दिया, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये आपको यहाँ से दिख गया। पहले हम इसको वेन डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसका कैसे बनेगा ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, ये आपके पास है √√ के अंदर 9 माइनस का x²। आप x की या कोई भी वास्तविक रखें, संख्या रखें और y का भी मान क्या है, एक वास्तविक संख्या है ठीक है। तो आपने सपोज यहाँ रख दिया x बराबर में 0। यहाँ जब आपने x बराबर में 0 रखा ठीक, जब आपने x बराबर में 0 रखा, यहाँ इसको a नाम दे दो, इसको b नाम दे दी ठीक। जब आपने x बराबर यहाँ 0 रखा, यहाँ 0 रखा तो आपके पास यहाँ क्या बनेगा, √√ के अंदर 9, तो √√ का यह कितना निकल के आएगा, 3 ठीक। अब यहाँ से क्या करो, अब यहाँ 1 रखे देख लो। जब आपने यहाँ 1 रखा, क्या रखा 1, जब आपने यहाँ पर 1 रखा, 1 का वर्ग 1 और 9 माइनस का 1 तो आपके पास क्या आएगा, √8 क्या आएगा, √2। इसका संबंध इसके साथ, इसका संबंध इसके साथ ठीक है। अभी देखते जाइए यहाँ पर, जब यहाँ आपने क्या रखा 1 ठीक है। जब आपने यहाँ 1 रखा, अब क्या करो यहाँ माइनस का 1 रख के देख लो। जब आपने यहाँ माइनस का 1 रखा, माइनस का 1 बन के कितना आएगा, 1 ही रहेगा, और 9 माइनस का 1 तो आपके पास क्या आएगा 8, तो इसका भी ये इसके साथ संबंधित होगा ठीक। अब यहाँ आप क्या रखो, यहाँ 2 रख कर देख लो। जब आपने यहाँ 2 रखा तो 2 का वर्ग 4 और 9 माइनस का 4 तो आपके पास यहाँ कितना आएगा, जहाँ आपने क्या रखा 2 का वर्ग 4 और 9 माइनस का 4 तो आपके पास कितना आएगा, √5 आएगा ठीक। अब यहाँ क्या करो, माइनस का 2 रख के देख लो। जब आपने यहाँ पर माइनस का 2 रखा तो माइनस का 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 आएगा, और 9 माइनस का 4 तो आपके पास कितना बचेगा, √5। तो इसका भी प्रतिबिंब ये है और इसका भी प्रतिबिंब यहाँ पर ये है ठीक। अब यहाँ पर क्या करो, माइनस का 3 रख के चेक करो। माइनस का 3 रखा तो भी ये आपके पास क्या आ रही हैं, ये अभी तक आपके पास वास्तविक संख्या आ रही हैं, तो इन मानों के लिए क्या है, ये अभी वास्तविक संख्या है। अब यहाँ पर आपने रख दिया माइनस का 3। जब आपने माइनस का 3 रखा तो माइनस का 3 का वर्ग माइनस का कितना बनेगा, 9 बनेगा, और 9 माइनस का कितना बनेगा, 9 माइनस का 9 तो ये आपके पास कितना आएगा, 0 आएगा। कितना आएगा, 0। तो इसका इसके साथ संबंध होगा ठीक है। अब यहाँ आपने माइनस का 3 रखा, आप क्या करो यहाँ 3 रखे देखो। जब आपने 3 रखा, 3 का वर्ग यहाँ पे पास कितना आएगा, यहाँ 3 का वर्ग है 9, 9 माइनस का 9 तो आपके पास कितना आएगा, 0। ये इसके साथ संबंध है ठीक। अब यहाँ से एक काम करो, अब यहाँ पर आप रखे देखो 4।
जब आपने यहाँ 4 रखोगे 4 का वर्ग आपके पास कितना आएगा, 4 का वर्ग आपके पास कितना आएगा 16। तो ये आपके पास कितना बचेगा, इसको यहाँ से माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचेगा -7। ठीक, तो ये एक वास्तविक संख्या है नहीं है। हमने आपको बेसिक में बताया यदि आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस की कोई भी संख्या हो तो वो एक वास्तविक संख्या नहीं है, वो क्या है, एक अवास्तविक संख्या है। ठीक, तो यह अवास्तविक संख्या है, इसको हम आगे आपके पास चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या, वहाँ उसको हम डीप में वहाँ पर इसको रीड करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इतना फिलहाल इतने समय यदि आपके पास अंडर रूट के अंदर माइनस की संख्या आती है तो वो एक वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से आपके पास पूछा गया है, अब यहाँ से आपने 4 रखा, एक्स का मान आपके क्या रखा, एक्स का मान आपने यहाँ कितना रखा था 4 रखा। अब एक्स का मान -4 रखो तो भी यही आएगा। अब एक्स का मान यहाँ रखोगे 5 तो भी क्या आपके पास हमेशा अवास्तविक संख्याएं ही प्राप्त होंगी। आप रखा चेक करिए, 5 रखिए, -5 रखिए, -6 रखिए, +6 रखिए, -8 रखिए, तो हमेशा आपको आगे जितनी आप संख्या रखेंगे तो आपको हमेशा क्या मिलेंगी, अवास्तविक संख्या मिलेंगी। ठीक है, तो ये फलन जो आपके पास ये नियम दिया है वो केवल इन मानों के लिए क्या है, एक वास्तविक फलन है। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछा गया था कि इसका प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए, तो सिंपल है, प्रांत और परिसर आपको सामने दिख ही रहा है। तो क्या होगा इसका प्रांत और परिसर, देखिए इसका प्रांत और परिसर 0 से लेकर कहाँ तक है 3 तक लेकर है। यहाँ इसको हम बनाने तो देखिए ये आपके पास 0 1 2 3, यहाँ -1 -2 -3 या -3, ये आपके पास है +3। तो देखिए 0 ठीक 1 ये रहा, 2 ये रहा, 3 ये रहा, ये तीनों आगे प्लस के, फिर -1 -2 -3 सभी संख्या लेंगे तो इसका प्रांत क्या हो जाएगा, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमने आपको लिखना बताया सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो इसका प्रांत हम यहाँ पर निकालने वाले हैं, तो प्रांत कैसे लिखेंगे कि एक्स सच दैट, इस तरीके से लिख दिए सेट बिल्डर फॉर्म में कि एक्स सच दैट की एक्स ऐसा है कि एक्स का मान क्या है 3 के बराबर है और 3 से क्या है छोटा है, और -3 के बराबर और -3 से क्या है बड़ा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, और इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसका प्रांत इस तरीके से लिख दो। ठीक, और कैसे लिख सकते हैं आप एक्स सच दैट कि यहाँ से कि एक्स सच दैट कि एक्स ऐसा है कि एक्स का मान -4 से कैसा है, -4 से बराबर इक्वल टू का ध्यान निशान नहीं लगेगा, और क्या होगा 4 से छोटा होगा, यानी एक्स का मान -4 से कैसा है -4 से बड़ा है और 4 से छोटा है, तो ये सभी संख्या इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इतना समझ में यहाँ पर आ गया, चाहे आप ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए चाहे इसको ऐसे लिखिए। और इसको आपसे पूछा गया यहाँ पर परिसर, तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर आपको सामने दिख रहा है, इसका परिसर क्या है ये है। तो देखिए यह क्या है 0 से लेकर कहाँ तक है 3 तक है। इस तो आप और समझिए ये 0 यहाँ 1 2 3 4 या -1 -2 -3 -4, तो यहाँ आपके पास परिसर जो भी प्रांत के अवयव जो संबंधित हैं उसको आप सेट में एक बना के लिख दो तो आपके पास क्या बन जाएगा परिसर बन जाएगा। तो यहाँ आपके पास है 0 है, ठीक है, फिर आपके पास √5 कहाँ होगा, यहाँ 2 के बाद में कहीं यहाँ कहीं होगा √5, ठीक है, इसको पॉइंट निकाल कर, फिर √2 यहाँ कहीं होगा, फिर यहाँ आपके पास क्या आएगा 3। तो यहाँ से यहाँ तक क्या है इसका प्रांत है। ठीक, तो 0 से लेकर कहाँ तक है 3 तक, तो इसका परिसर क्या होगा 0 से लेकर 3 तक। और इसको कैसे लिख सकते हैं आप कि एक्स सच दैट कि एक्स का मान है वो 3 के बराबर है और 3 से छोटा है, और क्या है 0 के बराबर है और 0 से कैसा है बड़ा है। आप इसको इस तरीके से यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवर्स करेंगे फिर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अब इसको यहाँ से हटा देते हैं, तो आप इसको एक इसका क्या करें स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आपने इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लिया होगा। ठीक, तो आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया। आप देखिए क्वेश्चन कौन सा हुआ, क्वेश्चन 2 हो गया, क्वेश्चन 3 को क्या दिया है उसको पढ़िए, फिर क्वेश्चन को लगाने की प्रयास कीजिए। यहाँ आपके पास है प्रश्न संख्या 3, क्या है उसको पढ़िए।
यहाँ आपको दिया है कि एक फलन एफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस का 5 द्वारा परिभाषित है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले हम एक समझ लेते हैं। जैसे यहाँ हम लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कि एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये आपके पास दिया है, एक नियम दिया है, एफ एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का 5। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर कि आप f1 की वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे? सिंपल है, जहाँ एक्स रखिए रखिए, जहाँ जहाँ एक्स है उसका आप क्या कर दो, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 1 रख दो, तो 1 का वर्ग 1 और प्लस 5, तो आपके पास कितना आएगा? 6। ठीक, नहीं आया? जैसे ये आपके पास क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 5, ये क्या है? एक नियम है। ठीक, इधर से मान लो पार्टी थी। ठीक है, एक पार्टी थी, आप पार्टी में गए। ठीक है, तो पार्टी में यहाँ पर समझो कि ये दूल्हा है। क्या है? दूल्हा, भाई दूल्हा है, शादी हुई तो दूल्हा इस मंडप में प्रवेश किया। ठीक है, जब पूरा क्रियाक्रम हो गया तो जब वो बाहर निकला तो कौन कौन आएगा? जब पूरा शादी हो गया तो कौन कौन बाहर निकलेगा? उसके साथ क्या आएगी? दूल्हा के साथ दुल्हन आएगी। ठीक है, उसके बाद क्या, उसको दहेज मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? दहेज मिलेगा। तो वैसे ही यहाँ समझिए, जब आप यहाँ एक्स गया, ये दूल्हा मान लो एक्स था, तो एक्स के साथ क्या आई? उसकी दुल्हन है, यानी एक्स, और ये एक्स बन के क्या बन गया? एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्या बन गया? एक्स स्क्वायर बन गया। अब इसके साथ जो भी था, यानी ये एक्स डाला, जहाँ जहाँ एक्स है था उसकी जगह 1 था, उसकी जगह जहाँ जहाँ एक्स है उसकी जगह 1 रख दो, और जो दहेज मिला था उसको ये, इसको कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमको क्या मतलब है? इससे मतलब है, इससे। ठीक है ना, किससे मतलब है? इसको, यहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हमको क्या रखना है? 1 रखना है। ठीक, आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन में क्या दिया है थोड़ा, ठीक है, आप मत करना। ठीक, ये काम। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है, पहला पार्ट है, इसको यहाँ हम लिख ली। क्वेश्चन 3 यहाँ आपको दिया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आपके पास है कि 2x माइनस का 5, 2x माइनस का 5, और आपसे क्या पूछा है यहाँ पर? यहाँ पूछा है कि f0 की वैल्यू निकाली, f7 की निकाली, f-3 की निकालिए। यहाँ आपसे पूछा है कि f0 की वैल्यू निकालिए, f7 की वैल्यू निकालिए, और f3 की वैल्यू निकालिए। सिंपल है, आप निकाल सकते हो। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ क्या रख दो? 0 रख दो, 7 रख दो, 3 माइनस का 3 है ना, माइनस का 3 है भाई, तो रख दो, चेक कर लो यहाँ पर। तो भैया रखो, f0 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? 0 रख दो, 2 इंटू 0 माइनस का 5, तो आपके पास कितना आएगा? माइनस का 5। ये f0 की वैल्यू इतनी निकल आई। अब यहाँ से आपको निकालनी है f7 की, रख दो यहाँ से 2 इंटू 7 माइनस का 5, ये 7 दूनी 14 माइनस का 5, तो आपके पास यहाँ कितना आएगा? 9। तो f7 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 9। अब यहाँ से क्या करो, f-3 की वैल्यू निकाल लो, f-3 की वैल्यू निकालोगे, यहाँ रख दो, तो ये कितना है आपके पास? यहाँ 2, और ये माइनस का 3, ये माइनस का 5, ये माइनस का 6, माइनस का 5, ये माइनस का 11, तो f-3 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी? f-11। ठीक, तो ये आपको इतना समझ में आ गया। इसको यहाँ से हटा दिया जाए, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। लॉलीपॉप क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसको हम हटा दिए। अब देखिए क्वेश्चन 4, इसमें कुछ था नहीं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में यहाँ क्या करना है उसको समझिए। यहाँ आपको दिया, क्वेश्चन को पढ़िए कि यहाँ आपको क्या दिया है। यहाँ दिया है कि 30 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट तापमान के प्रतिचित्रण करता है। ठीक है भाई, इतना हम जान गए। तो जो T इक्वल टू आपके पास है 9c/5 प्लस का 30 द्वारा परिभाषित है। ये आपके पास क्या है? फिर से फिजिक्स में भी ये सूत्र आपको पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या है? फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण करता है। ठीक, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। T बराबर आपको यहाँ क्या दिया है, इसको पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन आपके पास 4 है, क्वेश्चन 4 है, और दिया है कि T इक्वल टू, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा, T इक्वल टू आपके पास है 32। ठीक, ये आपको यहाँ पर इतना दिया है, और आपसे पूछा गया है कि T0 T28, यहाँ से T0 की वैल्यू निकालनी है, और फिर आपको यहाँ से T80 T माइनस का 10, यहाँ से T28 T माइनस का 10 की वैल्यू निकालनी, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। अब देखिए आपको बताया है कि C का मान, यहाँ आपसे 4th में पार्ट में पूछा है C का मान ज्ञात कीजिए,
और टी सी की वैल्यू आपके पास दी रखी है। टी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 212। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इतना दिया है। अब भाई बारी बारी के इनको आने दो सामने मैदान में आने दो, टी जीरो की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तब यहाँ सी है वहाँ जीरो रख दो, तो जब यहाँ जीरो रखेगी जब आपके पास जीरो बन जाएगा तो आपके पास कितना आएगा 32। टी है 28 की वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 28 रखो, तो 9 इंटू 28/5 और प्लस का 32। इसको यहाँ से इसको सॉल्व बोलो, एलसीएम कितना आएगा 5। अब यहाँ से ये किसका गुणा कर लो, 9 अट्ठे 72 की 7, 9 दूनी 18 और 18 और 7 कितना बन जाएगा 25 और प्लस का इसमें 5 का मल्टीप्लाई 5 दूनी 10 और इसका कितना बन जाएगा 5 तियाँ 15 और एक ये 16। ठीक है, तो इसको जोड़ दो तो आपके पास कितना आएगा यहाँ पर 2 6 412/5। तो T28 की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी 412/5। अब आपसे पूछा है T-10 की वैल्यू निकालिए, तो वही यहाँ से निकाल लो। T-10 यहाँ रख दो तो आपके पास ऊपर कितना बन जाएगा -90/5 और प्लस का 32। इसको सॉल्व कर लो, ये आपके पास 5, ये -90 और प्लस का ये आपके पास 160। इसको इसमें से माइनस कर दो, आपके पास ऊपर कितना कितना बच जाएगा यहाँ 70। ठीक है, यहाँ बट्टे में 5। तो T-10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई यहाँ पर 70/5। तो यहाँ से इसको काट दो तो कितने बार जाएगा 14 बार। ठीक है, तो T-10 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 14। ठीक, अब यहाँ से क्या करना है आपको, यहाँ आपको सी की वैल्यू यहाँ पर से फाइंड करनी है। इस सी की वैल्यू यहाँ से आपको निकालनी है और टी सी की वैल्यू आपके पास कितनी दी है 212, तो यहाँ मान रख दो। ठीक है, तो इसको यहाँ से हटा दे, तो अब देखिए यहाँ से इसका मान रख दो। टी सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 212 है और 9C/5 ये आपके पास प्लस का 32 है। ठीक, अब एक काम करो कि यहाँ से इसका एलसीएम ले लो 9C/5, ये आपके पास कितना बन जाएगा 160। इसका ज़रा मल्टीप्लाई कर दो, ये 212 है, इस मल्टीप्लाई करोगे 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 6 और 5 दूनी 10 बराबर में 9C प्लस का 160। इसको इधर पक्षांतर कर दो, जब इधर करोगे तो 1060 माइनस का 160 इक्वल टू 9C। इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके पास यहाँ कितना बन जाएगा 900 बन जाएगा और ये 9C 9 से ये कट जाएगा एक बार 100, तो C की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आ गई 100। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ गया होगा, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक, तो आपने इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, यहाँ से हम इसको अब हटा देते हैं। ठीक, अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या करना है उसको समझिए। ठीक है, थोड़ा सा नहीं गाना नहीं सुनना है, गलत बात। ठीक, अब भाई देखो यहाँ से, अब देखिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक फलन का परसर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यहाँ आपको क्या करना है, जो आपके पास दिया है f(x) उनका क्या करना है आपको यहाँ पर परसर निकालना है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन आपके पास 5 है, इसका पहला पार्ट देखिए, तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा कि f(x) इक्वल टू 2 माइनस का 3x। यहाँ आपके पास है कि f(x) इक्वल टू यहाँ से कि 2 माइनस का 3x और बताया है कि x बिलोंग्स टू r, कि x बिलोंग्स टू r, x एक वास्तविक संख्या है और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको कैसे निकालेंगे, ये आपके पास इतना दिया है, इसको क्या करो हम यहाँ से कि आप जानते हैं कि y इज इक्वल टू f(x) बराबर में 2 माइनस का 3x। ठीक, समझ में आ गया होगा, हमने आपको बेसिक में बताया है। अब इसको कि y इज इक्वल टू 2 माइनस का 3x। अब यहाँ से क्या करो, यहाँ से हम क्या करते हैं x की भी यहाँ से मान निकालते हैं, तो ये y कितना बन जाएगा यहाँ पर कि y माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का 3x। तो यहाँ से क्या करो 3 को इधर भेज दो, y माइनस का 2 बट्टे में माइनस का 3 इक्वल टू x। अब यहाँ आपको दिया है कि x का मान क्या है 0 से बड़ा है, तो ये आपके पास माइनस का y माइनस का 2 बट्टे में
3 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ आपको दिया है ना कि एक्स का मान क्या है, 0 से बड़ा है। तो भाई ये आपके पास क्या बन जाएगा, इसको उधर भेज दो तो माइनस का बाई इक्वल माइनस का 2, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, अब इसको उधर भेज दो तो बाई इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना बनेगा 2, और ये माइनस का। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे आपको क्या, यहाँ आपको प्लस का करना है, तो क्या करो, -1 का गुणा करोगे, और यहाँ समझ जब यहाँ पर आप -1 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कहा, यहाँ आप -1 का गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा, चिन्ह विपरीत हो जाएगा। अभी हम आगे चल के इसके बाद में डिस्कस करेंगे। तो आप यहाँ जब माइनस उधर जाएगा तो बाई इज लेस देन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2, यानी बाई का मान 2 से कैसा होगा, कम होगा। ठीक, तो इसका आपको क्या करना था, परिसर निकालना था। उसका परिसर क्या होगा, परिसर परिसर क्या है, 2 से कम, 2 से कम, 2 से कम, यहाँ 0 0, यहाँ 1 और 2। ठीक, 2 से कम तो इधर सभी क्या होंगे, इसके परिसर होगा 2 से कम, सभी संख्याएं आ जाएंगी इसमें। तो 2 से कम, तो इसको आप ऐसे लिख दो, 2 से कम, 2 से कम माइनस का इन्फिनिटी, और ये 2 इसमें इस तरीके से, यानी ओपन इंटरवल के अंदर, यानी क्या है इसमें 2 शामिल नहीं है। ठीक है, तो इसका परिसर क्या आ जाएगा, -∞ to 2। ठीक, तो आपको परिसर निकालना है, यहाँ पर ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, की सेकंड पार्ट में क्या है, नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिवर्स करेंगे फिर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आपके मन में कोई कन्फ्यूज़न रह जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका दूसरा पार्ट, कि दूसरे पार्ट में क्या करना है। यहाँ आपको दिया है कि f(x) = x² + 3। यहाँ आपके पास है कि f(x) = कि x² + 2, x² + 2, और बताया है कि x एक वास्तविक संख्या है। क्या है, x एक वास्तविक संख्या है। ठीक, तो आपको क्या करना है, आपको परिसर निकालना है। तो आप यहाँ से इस तरीके से और समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप x का, यहाँ आप x की कोई भी वास्तविक संख्या रखिए, जो कोई भी आप वास्तविक संख्या रखिए, यहाँ पर जो भी आपके पास संबंधित होगा वो उसका क्या हो जाएगा, परिसर बन जाएगा। उसको एक समुच्चय में अंदर उसको लिख दो। तो भाई यहाँ पर देखिए, सपोज कि हमने यहाँ रख दिया 0। अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ आपने 0 रख दिया, यहाँ 0 रखा तो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 इसके साथ संबंध होगा। अब हमने यहाँ रख दिया 1, जब आपने यहाँ 1 रखा तो यहाँ 1 रखा तो आपके पास कितना आएगा, 3। ठीक, आपने माइनस का 1 रखा तो क्या आएगा, यहाँ माइनस का 1 वर्ग प्लस बन जाएगा, क्या आएगा 3। तो ये आपके पास 3 आया, तो इसका प्रतिबिंब इससे है, फिर इसका प्रतिबिंब भी इससे है। ठीक, अब यहाँ सपोज कि आपने रख दिया 2 रख दिया। ठीक है, जब आपने 2 रखा तो 2 रखा, 2 का वर्ग 4, और ये कितना बन जाएगा, 6। ठीक, माइनस का 2 रखा तो भी आपके पास कितना आएगा, 6। ठीक, तो आप देखिए कि x का मान क्या है, 2 भी शामिल है और 2 से बढ़ता हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। हमने यहाँ 0 रखा, -1 रखा, तो यहाँ आप कोई भी वास्तविक संख्या रखिए। यहाँ 0 1 2 3, -1 -2 -3 -3 1 2 3। तो आप हमने 0 रखा, फिर माइनस में, इसमें भी आप कोई भी और बात यहाँ समझिए कि 0 और 1 के बीच में अनंत संख्या होंगी। कितनी होंगी, अनंत संख्या होंगी। ठीक है, तो आप भूमध्य का पैमाना देखिए कि इसमें 0 से लेकर 1 2 इतना आप पैमाना साफ करो कि इसमें केवल 10 ही संख्या लेंगे। 0 और 1 के बीच में क्या है, अनंत संख्या है। क्या 0.0000 इसके अंदर है। ठीक है, तो 0 और 1 के बीच में क्या है, अनंत संख्या है। कोई भी वास्तविक संख्या रखिए। ठीक है, तो आप कोई भी वास्तविक संख्या रखेंगे तो मान हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा आएगा। आप रख के चेक कर लीजिए, क्यों, यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 है। अब 2 आपके पास कि 2 में कुछ जुड़ेगा तो 2 से हमेशा क्या आएगा, बड़ा आएगा। ठीक है, तो इसका परिसर क्या होगा, यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हो। तो इसका परिसर क्या बन जाएगा, हमेशा क्या आएगा, धनात्मक संख्या आएगी। क्या आएगी, आपको कहीं आपको ऋणात्मक संख्या दिख रही है, नहीं आएगी नहीं। यहाँ आपके पास x उसके प्लस में 2 आपको जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या बनेगी, धनात्मक संख्या आएगी, और क्या होगी, हमेशा 2 से बड़ी होगी, और 2 भी इसमें क्या इंक्लूड है। तो इंक्लूड है तो देखिए 2 से लेकर क्या
इनफाइनाइट तक, ठीक, इस तरीके से, ठीक है। अब इसका परसर क्या हो जाएगा ये, अब इसको हम सॉल्व और कर लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व करेंगे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स बराबर में कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2, ठीक है। अब ये आपके पास यहाँ कितना बन जाएगा, इसको y माइनस का 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल टू y माइनस का 2, ठीक। तो x का मान तभी परिभाषित होगा, तभी परिभाषित होगा जब y माइनस का 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 0, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लो तो y माइनस का, तो ये क्या उधर जाएगा, तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी आ गया कि y का मान क्या है, 2 के बराबर है और क्या है, 2 से बड़ा है, वही हमने यहाँ पर निकाला था। यहाँ अनुमान लगाकर जो हम मान रखते जाइए तो हमेशा क्या होगा, 2 से बड़ा आएगा और क्या होगा, धनात्मक संख्या होगी, ठीक। तो इसका आपको परसर आ गया होगा। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट, इसका लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का, तो उसको भी यहाँ हम समझते हैं क्या है उसमें, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पर दिया है कि एफ एस इक्वल टू एक्स, ये तो हम ये आपको बेसिक में भी करा चुके हैं, ठीक। क्या है, एक्स एक वास्तविक संख्या, ये कौन सा फलन है, तत्समक फलन है। कौन सा फलन है, तत्समक फलन है। तो तत्समक फलन का ग्राफ कैसा होता है बताएंगे। तो यहाँ से आप कोई भी वास्तविक संख्या रखिए तो आपके पास परसर भी क्या आएगा, वास्तविक संख्या आएगी, ठीक। तो हमने आपको ये क्या है, तत्समक फलन में प्रांत, परसर और सहप्रांत क्या था, सभी वास्तविक संख्या थी। तो आप यहाँ पर कोई भी यहाँ रखिए, पुट करिए, 1 रखा 1 आएगा, 2 रखा 2 रखे क्या है, ठीक है। आप यहाँ रखिए 0.22222, ये क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक। तो आप कोई भी वास्तविक संख्या रखिए तो वो भी आपके पास क्या मिलेगी, वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो इसका परिसर क्या होगा, परिसर क्या हो जाएगा, सभी वास्तविक संख्याएं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब चेक करके रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, तो अभी आपके पास यहाँ 1 रखा तो आपके पास 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, 0.02 रखा तो आपके पास 0.2 आया, 0.3 रखा तो आपके पास कितना आया, ये आया। तो ये क्या है, सभी वास्तविक संख्या हैं। एक्स का मान हम जो भी रख रहे हैं तो आपके पास क्या है, हमेशा वास्तविक संख्या ही प्राप्त हो रही है, ठीक है। तो आपको इतना, यहाँ पर ये आपकी एक्सरसाइज फिनिश हुई। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, ठीक।